दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वनायक सीरीज की 9वीं कॉमिक्स सर्व आगमन नवम खंड। सर्वनायक पूर्वसार युगम धरित्री अस्यः। सर्वनायक गाथा अर्थात युगों की महागाथा। यहाँ समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। मानवता अपने अंत की कगार दहलीज पर खड़ी है। एक तरफ क्षुद्र ग्रह के रूप में आए पाषाण राक्षस संकट बन गए, तो दूसरी तरफ सारी मानव आबादी को गर्भगृह में संधारित करने के बावजूद उन पर मंडराता खतरा अब भी बरकरार है। प्रेत अंकल और एंथोनी सदम, ड्रैकुला, बार्डेलो और निशाचर आदि महापाप शक्तियों को काबू में करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें उनका साथ दे रही है तांत्रिका लोरी एवं कपाल कुंडला। महारावण को रोकने हेतु कालदूत करवा रहे हैं समुद्र मंथन, जिसे मंथने में सहायता कर रहे हैं नव ब्रह्मांड रक्षक एवं महाखलनायक। समुद्र मंथन के फलस्वरूप समुद्र में से एक एक करके अशुद्धियाँ बाहर निकल रही है, जो कि नव ब्रह्मांड रक्षकों और महाखलनायकों के सम्मिलित प्रयासों से अनुशासित भी हो रही है। किंतु अभी चुनौतियां अनेक है। युगम क्षेत्र में समय संरक्षक युगम के संचालन में पश्चात काल और पूर्व काल के महानायकों के मध्य खेली जा रही है सर्वनायक प्रतियोगिता है, जो दोनों कालों का अस्तित्व निर्धारित करेगी। प्रतियोगिताओं के अंतर्गत अब तक परमाणु द्वारा प्रचंडा को हराने तथा तिलस्मी देव द्वारा शक्ति के विरुद्ध समस्त स्पर्धाओं में पराजय स्वीकार करने से पश्चात काल के नायक दल ने 2 अंक अर्जित किए हैं। वहीं तिरंगा द्वारा प्रतियोगिता से हटने के फलस्वरूप शुक्राल को विजय और पूर्व काल के नायक दल को पहला अंक प्राप्त हुआ है। देव शिरोमणि योद्धा और रात के रक्षक डोगा के बीच हो रही निर्णायक प्रतियोगिताओं में अनेक उतार चढ़ाव के पश्चात योद्धा डोगा को परास्त कर अंत तालिका में अपने दल को पश्चात काल के नायकों के समांतर ले आया है। अगली प्रतियोगिता है जंगल के जल्लाद भेड़िया तथा अश्व सम्राट अश्वराज के मध्य। इस प्रतियोगिता की पहली स्पर्धा जीतकर भेड़िया प्रतियोगिता में बढ़त बनाए हुए हैं। अगली स्पर्धा जीत पाना अश्वराज के लिए दुष्कर कार्य सिद्ध हो सकता है, क्योंकि भेड़िया के शरीर से एक बार पुनः प्रत्यक्ष हो गया है उसका पशु रूप कोबी का इस प्रतियोगिता में आगमन क्या गुल खिलाएगा, यह तो समय बता सकता है। उपरोक्त घटनाक्रम सर्वनायक श्रृंखला के पूर्व प्रकाशित खंडों क्रमशः युगांधर, सर्वयुगम, सर्वदमन, सर्वसंग्राम, सर्वसंहार, सर्वमंथन, सर्वसंधि, सर्वक्रांति एवं सर्वशक्ति में वर्णित है। अब आगे की कथा प्रस्तुत खंड में सर्व आगमन में संजय गुप्ता पेश करते हैं। सर्वनायक सर्व आगमन नवम खंड। प्रस्तावना आरंभ। तीरग्रस्त नायक। जलने दो इस दुनिया को। अपनी आंखें बंद कर लो ताकि तुम्हें भयाक्रांत चेहरे नजर न आए। बंद कर लो अपनी कान ताकि तुम्हें मजलूमों की चित्कार ना सुनाई दे। बचाओ। भींच लो अपने जबड़े ताकि अनुशंसा देखकर तुम्हारे हृदय से सिरकारी ना निकले पाए। नहीं, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती और नहीं दे सकती यह विभत्सता और नरसंहार का तांडव। हमें अपनी कसम तोड़नी होगी, हमें बर्दाश्त करना होगा। तुम कैसे भूल सकती हो अपनी कसम, हमारी कसम। वह अपमान, वह तिरस्कार जो दुनिया ने हमें दिया था, कैसे भूल सकती हो किंग सिटी को। और वर्षों पहले किंग सिटी में हुए उस हादसे को। खबर पक्की है साथियों, विशिष्ट ने पूरे किंग सिटी में अलग अलग जगहों पर लाइव बम प्लांट कर दिए। चाहता क्या है ये विशिष्ट तक दुनिया को जलते हुए देखना चाहता है। विशिष्ट तक दिमागी रूप से एक बीमार और विशिष्ट इंसान है, उसकी कोई डिमांड नहीं है। बम के धमाकों में खाक होती इंसानियत का मंजर देखना ही उसके जीवन का मकसद है, और उसकी यह बात उसे और भी ज़्यादा खतरनाक बना देती है। विशिष्ट पतक के मंसूबे इस बार पूरे नहीं होंगे। बम तो दूर की बात, वो हमारे रहते किंग सिटी में एक पटाखा भी नहीं फोड़ पाएगा। किंग सिटी के रखवालों के लिए समय रहते उन लाइव बमों को ढूंढ निकालना और उन्हें डिफ्यूज करना कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन किंग सिटी को उड़ाने के लिए वह बम कभी रखे ही नहीं गए थे। उनका काम तो मच किंग सिटी के रक्षकों को गुमराह करना था। यह काम कुछ ज़्यादा ही आसानी से निपट गया। मेरी छठी इंद्री मुझे किसी अनिष्ट के संकेत दे रही है। मेरी सरीसृप संकेत भी मुझे किसी बड़ी विपदा के संकेत दे रही है।
जिस समय रक्षक बम खोजने और डिफ्यूज करने में व्यस्त थे, विशिष्ट ने किंग सिटी की वाटर सप्लाई में घातक रेडियोएक्टिव केमिकल मिला दिया, जिसने किंग सिटी के हजारों लोगों को चंद पलों में ही तड़पा तड़पा कर मार डाला। पूरा शहर मर रहा है, लोगों के शरीर से कोड़ फूट रहे हैं, गल रहे हैं लोग, मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा। और जो बचे उनकी नफरत और आक्रोश का गुब्बारा फूटा किंग सिटी के रक्षकों पर। खुद को सुपर हीरो कहते हैं, किंग सिटी का रक्षक कहते हैं, धिक्कार है इन पर। थू है तुम लोगों पर, अगर जरा सी भी इंसानियत है तुम लोगों में तो डूब मरो कहीं जाकर। लोगों का आक्रोश सभी सीमाएं, सभी मर्यादाएं पार कर गया। मारो इन्हें पत्थरों से। लीजा, किंग सिटी का कचरा है ये, कचरा। बस करो। मानता हूँ किंग सिटी की रक्षा का दायित्व निभाने में इस बार हम विफल हो गए, पर आप लोगों तो अपने भीतर की इंसानियत को मत गिराइए। इंसानियत की बातें करते हो, इंसानियत के मुंह पर तो तुम सुपर हीरोज ने कालिक पोत दी है, ये हमारे मुंह पर कालिक पोतेंगे। हम तुम्हारे मुंह पर कालिक पोतेंगे। अपनी हदें पार कर दी तुम लोगों ने, तुम्हारे दिमाग सही जगह पर लाने होंगे। नहीं वेगा, रुको। दिमाग तो इन सुपर हीरोज को के ठिकाने लगाने होंगे। सही कहते हो भाइयों, इन हीरोज की वजह से हमारे संसार उजड़ गए। आए दिन इन सुपर हीरोज से भिड़ने कोई ना कोई विलन आ जाता है, जिसके कोप का भाजन हम आम इंसान बनते हैं। हम इन पर घातक प्रहार नहीं कर सकते, ये लोग अपना आपा खो चुके हैं। वैसे भी आज किंग सिटी में कम जाने नहीं गई है। आज इन सुपर हीरोज के मुंह पर कालिक पोत कर इन्हें निर्विष्ट कर के में पूरे किंग सिटी में घुमाएंगे हम लोग। आज इन सुपर हीरोज का वह अष्ट करेंगे कि कोई सपने में भी सुपर हीरो बनने की नहीं सोचेगा। उफ, वहशी बन चुके हैं ये लोग। घातक प्रहार किए बिना हम इनसे नहीं बच पाएंगे। ओह, यह क्या? खो खो, यह गैस मास्क पहनो और निकलो सभी यहाँ से। हम अब किंग सिटी में नहीं रह सकते, यहाँ से दूर जाना होगा हमें, बहुत दूर। जिनके हित, जिनकी रक्षा के लिए हमने सदैव अपना जीवन, अपनी खुशियाँ दांव पर लगाए, आज उन्होंने ही तिरस्कृत और बेआबरू कर दिया हमें। सैकड़ों हजारों किंग सिटी वासियों की मौत का कलंक कभी चैन से जीने नहीं देगा हमें। हम नायक बनने के योग्य नहीं हैं। गलतियां हम सभी से हुई है। हमने विश्वस्त की क्षमता को बहुत कम आकर के आका था। हमारी गलती का खामियाजा किंग सिटी वासियों को भुगतना पड़ा। यकीनन हम गुनहगार हैं। किसके लिए? क्या उन लोगों के लिए जो हमें निर्विष्ट करके मुंह पर कालिक पोत कर हमारा जुलूस निकलने पर आमदा थे? नहीं, उनके लिए नहीं, अपने लिए, ताकि जब अगली बार आईने में अपनी शक्ल देखे तो खुद से आंखें मिला सके। महानायक वह नहीं होता जो कभी गलती ना करे, जो कभी परास्त ना हो। महानायक वो होता है जो अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़े, अपनी पराजय को विजय हासिल करने की सबसे बड़ी प्रेरणा बना लो। लोगों की उलाहने, तिरस्कार और अपमान से आहत होकर कर्तव्य पथ से विमुख होने वाला महानायक नहीं होता। अपने लक्ष्य पर दृढ़ और अटल रहकर अपने कर्म से उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने वाला महानायक होता है। यह बातें सिर्फ कहने में भली लगती है। ब्लाइंड डेथ, आज जो कुछ भी हुआ है वह सबक था हमारे लिए कि हमारी और हमारी शक्तियों की संसार की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद वे लोग ठीक कर रहे हैं। यदि हम हीरोज नहीं होते तो शायद आज से ज़्यादा विलन भी नहीं होते। मुझे यकीन नहीं हो रहा ऐसा तुम कह रही हो लीजा, क्योंकि हमारी आंखों से समाज की भलाई और दुनिया सुधरने का पर्दा उठ गया है। पर अफसोस, तुम्हारी आंखों से यह पर्दा कभी नहीं उठेगा, क्योंकि तुम तिरस्कार भरी हुई नजरें नहीं देख पाए, अंधे जो हो। सही कहा तुमने दोस्त, मेरी आत्मा पर गुनाहों का बोझ वैसे ही बहुत ज़्यादा है और बोझ उठाने की शक्ति नहीं है मुझ में। मैं कड़ाई फाइटिंग कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग साथ दो या ना दो, यह अंधा जब तक विशिष्ट को पकड़ नहीं लेता चैन से नहीं बैठेगा। कसम है मुझे। एक कसम आज हम भी खाते हैं बिडी। भले ही यह दुनिया हमारी आंखों के सामने जलकर राख क्यों ना हो जाए, उसे बचाने नहीं आएंगे हम तिरस्कृत रक्षक। प्रस्तावना समाप्त। प्रथम अध्याय आरंभ। अस्तित्व की खोज।
बहुत चालबाजियाँ खेल ली तूने भेड़िया। अब कोबी वापस आ गया है और इस बार तेरी कोई भी चाल मुझे वापस तेरे शरीर में कैद नहीं कर पाएगी। हे भेड़िया देवता, यह असंभव संभव कैसे हो गया? यह सिरफिरा तो कभी मेरे शरीर से अलग नहीं हो सकता। यह अलग कैसे हुआ? यह क्या हो रहा है? भेड़िया के शरीर से एक भेड़िया मानव, जो कि खुद को कोबी कह रहा है, निकल कर भेड़िया पर वार कर रहा है। भेड़िया का भी रूप बदल गया है, साधारण मनुष्य जैसा दिख रहा है। चंद्रमा की धरती पर फोबोस और मोबोस की शक्तियों के आधार पर लड़ी जा रही स्पर्धा एक अलग ही मोड़ ले रही थी। भेड़िया के शरीर से कोबी रूप अलग हो जाने से न सिर्फ अश्वराज के जहनों में बल्कि उगम क्षेत्र स्थित दल कक्षों में भी खलबली मच गई थी। भेड़िया के शरीर से एक भेड़िया पशु मानव निकला है। काल मूर्तियों ने भेड़िया की शक्ति का विवरण नहीं दिया था। कोबी, यह कोबी है। माया के जाल में फंसकर जब मैं भविष्य काल में पहुंचा था, तब भेड़िया के इन्हीं दो रूपों से मुठभेड़ हुई थी मेरी। जानने के लिए पढ़ें कोबी भेड़िया का और भोकाल का माया का जादू और दिग्गज कॉमिक। यहाँ भेड़िया के संयुक्त रूप को देखकर मैं खुद भी असमंजस में था, परंतु यह अलग कैसे हो गए? अश्वराज की मुश्किलें बढ़ गई है। अब एक अकेले भेड़िया के बजाय दो प्रतिद्वंदियों का सामना करना होगा उसे। ऐसा प्रतीत तो नहीं होता। फिलहाल तो कोबी अश्वराज की बजाय भेड़िया के लिए मुसीबत बना नजर आ रहा है। अच्छा है, हमारे प्रतिभागी का काम आसान होगा। इस कोहलाल से नागराज का दल कक्ष भी अछूता नहीं था। कोबी, यह कमीनों का कमीना कहाँ से आ मरा? यह मनुष्य तो भेड़िया को ही पीट डालेगा और स्पर्धा का भंटादार कर देगा। भेड़िया को पीटना इतना आसान नहीं है। भेड़िया जरूर इसे काबू करने का कोई न कोई तरीका निकाल लेगा। हो सकता है कि भेड़िया ने इसे निकाला हो अश्वराज से मुकाबला करने के लिए। देखकर तो ऐसा नहीं लगता शक्ति। फिलहाल तो कोबी जो नजर आ जाए उसी को खा जाने के मूड में लग रहा है। जेन, मेरी प्यारी जेन, तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से मेरी जेन की जान गई है गलसड़। कोबी की भाषा में एक अपशब्द। घिन आती है मुझे तेरे इस मानव शरीर से। मैं कभी भी तेरे साथ मिलकर एक नहीं होना चाहता था। मैं कोबी अपने आप में संपूर्ण हूँ, वुल्फानों का सम्राट, वुल्फा पुत्र संपूर्ण हूँ, वुल्फा का पुत्र। मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, कभी भी नहीं थी। नीच इंसान, तू सिर्फ नाम का भेड़िया है। बता, क्यों बुलाता है तो खुद को भेड़िया? क्या तेरे पास इस भेड़िया की तरह ये पेन है, पंजे और नाखून है? क्या तेरे पास भेड़िया जैसे ये खंजर से भी तेज और फाड़ खाने वाले दांत है? क्या तेरे पास यह भेड़िया वाली पूंछ है? और जरा यह बता कि तेरे पास भला भेड़िया देवता की कौन सी शक्तियाँ हैं? क्या तू यह कर सकता है? हे भेड़िया देवता, मदद! देखा ना, तेरे हाथों में ये दिव्य कड़े हैं, और ना तेरे हाथों में दिव्य कड़े और ना ही इस गदा को थामने और चलाने की शक्ति। देख, तेरे घाव भी नहीं भर रहे। अबे काहे का भेड़िया है बे तू? देख ये खूबसूरत सजीला चेहरा देख मेरा। ऐसे होते हैं भेड़िया, तेरे जैसे नहीं। तू तो एक छीला मुर्गा है, कुकड़ू करने वाला। उफ, किसकी मौत को जुलाब की जल्दी लगे है? कोबी पर हाथ उठाया। बहुत देर से तेरी उद्दंडता देख रहा हूँ, लगता है तुझे थोड़ी सभ्यता सिखानी पड़ेगी। उफ, किसकी मौत को जुलाब की जल्दी लगी है जो कोबी पर हाथ उठाए? अबे इसने तो हाथ नहीं खूर उठाए थे। कौन है ये चिकना लौंडा? और इसने अपनी कमर से नीचे घोड़ा क्यों चिपकाया हुआ है? पहले बता, तू कौन है और भेड़िया के जिस्म से बाहर कैसे निकला? मैं हूँ वुल्फानो नरेशा, बल, बुद्धि और शौर्य का बेताज बादशाह वुल्फा पुत्र कोबी। और कोई भी ऐसा गहरा चमड़ा का घोड़ा अगर शहंशाह कोबी को टक्कर जड़ दे तो लानत है कोबी के दुनिया का शहंशाह होने पर। बोल, चमन के घोड़े क्यों मारी टक्कर? भड़ाक! मैं तो अपनी बारात में तेरी घोड़ी पर भी नहीं बैठा था, फिर क्यों मारी टक्कर? बता, वरना मार मार कर लीद निकाल दूंगा तेरी। पहले बता, तू आदमी है या घोड़ा? तू पोटी करता है या लीद? दोनों को मारूंगा लीद, पोटी सब एक कर दूंगा। दोनों को मारूंगा लीद, पोटी सब एक कर दूंगा।
कोबी का आगमन सर्वनायक प्रतियोगिता का रूप बदल चुका था। काल मूर्तियां भौचक्के थे। अवधि के लिए भी अपनी अधीरता को और छिपा पाना असंभव था। यह क्या हो रहा है? युगश्रेष्ठ भेड़िया के जिस्म से अलग हुआ कोबी रूप तो स्पर्धा में घोर व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। भ्रमित ना हो अवधि, कोबी का आगमन इस स्पर्धा में व्यवधान उत्पन्न नहीं कर रहा, बल्कि उसका आगमन तो इस स्पर्धा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझी युगश्रेष्ठ। फोबोस और मोबोस की शक्तियां रहस्यमयी है। संसार ही नहीं, चंद्रमा के दोनों उपग्रह स्वयं भी अपनी शक्तियों से पूर्णतः परिचित नहीं है। युगों से अशरीर रहे इन उपग्रह की शक्तियों के शरीर प्राप्त करने के पीछे जो उद्देश्य है वह इस स्पर्धा के बगैर परिपूर्ण नहीं हो सकता। समय आ गया है कि अब फोबोस और मोबोस अपनी शक्तियों से परिचित हो। हुफ, गन्ने की तरह बो दिया ससुरों को। बड़े आए थे कोबी से पंगा लेने वाले। ओह, तो भेड़िया ने उस चिकने चमन घोड़े के अलावा 2 और पिल्ले पाल रखे। तुम दोनों का भी अभी छीछा लेदर करूंगा मैं। तू फोबोस और मोबोस की शक्तियों से परिचित नहीं है प्राणी। यदि होता तू यह बात करने का दुस्साहस ना करता। फोबोस और मोबोस, यह नाम कहीं सुने हुए से क्यों लग रहे हैं? अबे याद आया गया, यह तो वही दोनों छिछोरे हैं जिनकी वजह से सारा बवाल हुआ है। तुम दोनों हड़कचुल्लों को तो कब से ढूंढ रहा था मैं। पहले पता होता कि मिलने वाले हो तो गधा को तेल पिला लेता। जिंदगी तो मेरी तुम दोनों हमकरंडों ने ही हराम कर रखी है। सालों, आज को भी मार मार कर तुम्हें छुई मुई बना देगा। बहुत हो गया प्राणी, अब तुझे तेरी दुष्टता का दंड अवश्य मिलेगा। फोबोस और मोबोस शक्तियाँ कभी भी सम्मिलित होकर कार्य नहीं करती, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। परंतु यदि हम अपनी शक्तियों को सम्मिलित कर दें तो संसार की कोई शक्ति हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। ये क्या हुआ? क्यों हुआ? कैसे हुआ? विश्व सम्राट कोबी को पेड़ की डाल पर सूखते कच्चे की तरह उड़ा दिया। इस कमबख्त चांद की धरती टेढ़ी है, वरना किसी की मजाल जो कोबी सम्राट को हिला सके। अभी इन दोनों की खोपड़ी खोलकर उसमें भूसा भरेगा कोबी। फोबोस मोबोस की सम्मिलित शक्ति के हल्के से वार के आगे भी नहीं टिक पाया तू कोबी। अभी तो संपूर्ण फोबोस मोबोस ऊर्जा शक्ति का नमूना देखा ही नहीं तूने। फोबोस और मोबोस इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनकी शक्तियाँ एक अन्य महायुद्ध का रुख बदलने वाली थी। चांद की धरती के दूसरे छोर पर चल रहा इस महायुद्ध में जीत और हार का निर्णय अभी कोसों दूर था, या शायद नहीं। हा हा हा, यह शरीर तो मेरी अपेक्षा से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। ग्रहणों प्रसन्न हुआ, अत्यंत प्रसन्न हुआ। खासकर इस वज्र ग्रहवासी के शरीर अद्भुत हैं इसकी शक्तियाँ। मेरे ग्रहण के संयोग में इन दोनों ने 11 अजय आकाशगंगाओं के खलीफाओं को परास्त कर दिया। जी तो चाहता है कि इन सभी मूर्छित खलीफाओं को ग्रहण लगाकर फौरन अपना ग्रहण गुलाम बना लूं, पर अभी ऐसा नहीं कर सकता मैं। मेरी शक्तियाँ तब तक सीमित है जब तक मेरा शरीर बंधक बना हुआ है। इन दोनों को तो कैद से छुड़ाने का लालच देकर मैंने स्वेच्छा से ही ग्रहण गुलाम बनने के लिए तैयार कर लिया। अब सबसे पहले इन दोनों की सहायता से अपने शरीर को आज़ाद कराना होगा। उसके बाद खलीफा भी मेरे ग्रहण गुलाम होंगे और अनश्वरेश्वर ग्रहणों इस ब्रह्मांड की अनंत आकाशगंगाओं पर राज करेगा। भड़ाक। यंत्र अश्व। कैसा यंत्र अश्व है ये? वज्र ग्रह के अति विकसित विज्ञान का अंतिम आविष्कार, अचूक मारक अस्त्र सी-टेक, जिसे धरती की भाषा में चेतक कहकर पुकारता है उसका मालिक विनाशदूत। ओह, तो इस वज्र ग्रहवासी का साथी है तू? फिर तो इसकी मारक शक्तियों से भी भली भांति परिचित होगा तू। मैं कोई जीवित प्राणी नहीं बल्कि एक मशीन हूँ। तुम्हारे डार्क एनर्जी के वार मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, पर मेरे वारों को तेरे पास कोई तोड़ नहीं। ग्रहणों की शक्तियाँ फिलहाल भले ही क्षीण और सीमित है, पर विनाशदूत और गगन की चमत्कारी शक्तियों के साथ सम्मिलित होकर मेरी शक्तियों की मारक क्षमता करोड़ों गुना बढ़ गई है। मैं सिर्फ एक छाया मात्र हूँ। तुम्हारा कोई भी वार मुझे नहीं बल्कि इन दोनों के शरीरों को ही नुकसान पहुँचाएगा। यह कोई साधारण वार नहीं है ग्रहणों, यह वार है रेड स्टार एनर्जी का।
वज्र ग्रह की इस शक्ति के वार का प्रभाव सिर्फ डार्क पावर्स पर ही होता है। गगन और विनाशदूत पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। पर तेरी परछाई इनके भीतर अपना अस्तित्व नहीं बना पाए रखेगी। यह यंत्र अश्व सही कह रहा है। यह तीव्र लाल रोशनी मेरे परछाई के वजूद को खत्म कर रही है। मेरी परछाई अब इन दोनों के शरीर में नहीं रह सकती। परछाई को बाहर निकालना होगा। आखिरकार तुम्हारी तरकीब काम कर गई प्यारे। ग्रहणों को इस बात का आभास नहीं था कि हम दोनों यहाँ चेतक के साथ आए हुए थे। उसने आकाशगंगाओं के खलीफाओं के विरुद्ध लड़ने के लिए जब हमसे हाथ मिलाया, मैंने उसी वक्त मून ऑर्बिट में मौजूद चेतक को मानसिक संदेश भेज दिया था। मैं जानता था कि ग्रहणों की परछाई को एक बार हम स्वेच्छा से ग्रहण तो कर लेंगे, पर इससे नतीजा नहीं पा सकेंगे। लेकिन यांत्रिक चेतक पर ग्रहणों की शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ना था। कौन कहता है घुड़सवारी का ज़माना लद गया है? भाई तुम्हारा घोड़ा तो झक्कास है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।